ओके सो फ्रॉम दिस वीडियो हम अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड मैं आपको बताती चलूँगी सबसे पहले इसमें कितने हमारे दैट इज़ कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, एंड एज वेल एज़ कि हर एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए ये भी हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। सो इससे इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। जितनी बार जिस टॉपिक से जितनी बार हमारे क्वेश्चन आए हुआ उतनी ही बार उसको रिवीजन एंड रिकॉल हमें एटलीस्ट करना है, इवन डबल ऑफ दैट। मतलब अगर किसी से 5 क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट उसका रिवीजन हमें 10 बार करना है। एक क्वेश्चन आया तो उसको मतलब 2 बार तो करना ही करना है। ये बेसिक मैंने बताया है, बाकी तो देखो कम से कम बाकी ऑल ओवर का ही 3 से 4 बार रिविजन तो हमें देना ही देना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 का जो ये टॉपिक है हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को। इसमें से अगर आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में, मतलब कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से हम इसको करेंगे। बाकी पूरे चैप्टर में 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ज़्यादा कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आई थिंक 2 घंटे के अंदर 2 घंटे तक ये हो जाएगा, ऐसा ही चैप्टर है। समझते हुए चलेंगे, थोड़ा बहुत रटते हुए चलेंगे, जो कीवर्ड्स कुछ की टर्म्स आती हैं उनको लिखते हुए चलेंगे वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। एंड देखिए, एक चीज़ मैं जो हर वीडियो में कहती हूँ वो यही है, चेंजिंग रिसोर्सेज इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसे कुछ नहीं मिलता है, रेदर देन अब जो है यही है, ये नोट्स हैं और इन्हीं पे हमें स्टिक करना है। ये नोट्स अपने आप में लाइक अब देखोगे तो पर टॉपिक यहाँ पे कम से कम 500 से 600 वर्ड्स में हमारी नोट्स बने पर टॉपिक। एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम आएगा भी तो 300 वर्ड्स में हमें उसको अटैम्प्ट करना है। तो दैट मीन्स जितना हम पढ़ रहे हैं वो अभी ही मोर देन इनफ है। एंड साथ में थोड़ा सा PYQ के साथ और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत अपनी खुद की बुद्धि लगाएंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारे एम यही है कि हमें 280 के अराउंड जाना है हमारे किसके दैट इज़ पेपर में। खैर उसके लिए हमें क्या करना है, स्टिक टू दीज नोट्स, इन्हीं नोट्स पे स्टिक करेंगे। PYQs जो हैं पिछले 10 साल के उन पे स्टिक करेंगे, साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इनका ही बहुत सारा क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। लॉट ऑफ रिविजन इज़ अ की टू सक्सेस, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। अब इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो हमारी संस्थाएं हैं, है ना, जो हमारी दैट इज़ गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, वो शेप होती हैं हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से। मतलब हमारी हिस्ट्री का हमारे सिस्टम्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हमारी सोसाइटी कैसी है हमारी कंट्री की, उस चीज़ का भी हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नाम है, हमारी हेडिंग है ऑफ दिस जो चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मेन फोकस है अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से जो फैक्टर्स हैं दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज़ हिस्टोरिकल या फिर सोशियोलॉजिकल, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी फंक्शनिंग को, हमारी एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो CPA क्या कहता है, CPA क्या कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके एफिशिएंसी को, हर चीज़ को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 मेजर फैक्टर हैं, दैट इज़ हिस्ट्री एंड द सोसाइटी, आपकी सोसाइटी कैसी है, ठीक है। नाउ ये हमें हेल्प करती हैं एक्सप्लेन करने में डिफरेंसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस बिटवीन द कंट्रीज़। इसी की वजह से हम समझ पाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस है वो 2 देशों में अलग क्यों है, किसी देश में कैसी है, किसी देश में कैसी है, ऐसा क्यों है। तो वो इसी वजह से, बिकॉज उनकी हिस्ट्री, उनकी सोसाइटी दोनों कैसी है, अलग है। दैट इज़ वाई उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी अलग है, ठीक है। नाउ हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, अगर हम इंडिया के उससे देखें तो जैसे कि कॉलोनियल लीगेसी, प्रीवियस कॉलोनियल रूल शेप्स ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, प्रोसीजर्स एंड लीगल सिस्टम्स। हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका बैठता है। आप किसी कंट्री की कॉलोनी रहे, तो वो जब कॉलोनी रहे तो वो बहुत सारे एक्ट लाए, लॉज लाए, उनका खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था। तो वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं अपनी जो है प्रेजेंट में झलक मारता है, जैसे कि हमारे शेप करता है, मतलब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को, प्रोसीजर्स को एंड लीगल सिस्टम्स, इवन लॉज को भी, है ना। जो इंडियन पीनल कोड अभी के टाइम पे चेंज हो गया, बट उनका तो नाम भी वैसा ही था। एग्जाम्पल में देखिए तो इंडिया ने इनहेरिट करा है ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को। हमने काफ़ी जो ब्रिटिश का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
है ना, हमने करा है। रेवेन्यू कोड्स हमने करे हैं। सिविल सर्विसेज के जो नॉर्म्स हैं एंड जो रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है कि रूल के अकॉर्डिंग चलना, कहीं ना कहीं हमने वो हमारी कॉलोनियल लीगेसी से ही लिया है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस, बाकी हिस्ट्री में कैसे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, कैसी त्यौहार ट्रेडिशंस रहे हैं, ये भी इस्टेब्लिश करते हैं गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट द करंट एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। जैसे कि पंचायती राज इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल विलेज असेंबली, जैसे कि जो आपको पता है पंचायती राज है वो हमारी एक ट्रेडिशनल विलेज असेंबली से आया। स्पेशली आप देखोगे ना, पंचायत इस संस्कृत वर्ड, इसका मतलब होता है ना 5 एल्डर्स, 5 एल्डर्स जिनकी काउंसिल होती थी एंड फिर वो हमारा करते थे। एंड ब्रिटिश एरा लोकल गवर्नेंस से भी आया है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री भी होती है। अब ये क्या है दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड लॉज हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप इनकॉर्पोरेट करते हो कॉलोनियल एरा के लॉज को, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, जैसे कि मैंने बताया आपको। साथ में अभी तक सेडिशन वाला भी था ना, सेडिशन वाला एक था, काफ़ी आता रहता है न्यूज़ में, ठीक है। तो न्यूज़ से रिलेटेड हम थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो सेडिशन वाला था तो वो भी इस तरीके से है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हिस्ट्री, ये कहता है कि जो पास्ट रिफॉर्म्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी को एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी को। आपके पास्ट में कैसे रिफॉर्म्स रहे, है ना, पास्ट में क्या रिफॉर्म्स आई हैं, है ना, वो भी कहीं ना कहीं जैसे रिकमेंडेशन है हमारी फर्स्ट ERC की, उसने भी शेप करा है इंडियन ब्यूरोक्रेसी को। लीगेसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, मोनार्कियल है, फ्यूडल है, कॉलोनियल है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है आपकी करंट की सेंट्रलाइजेशन होगा पावर में या डिसेंट्रलाइजेशन होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन इंडिया में है, पार्शली इन्फ्लुएंस बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन, जो कि कॉलोनियल टाइम से काफ़ी इस तरीके का है। तो ये हमारे कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। कॉलोनियल लीगेसी, ठीक है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, जैसे कि पंचायती राज, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ERC का एग्जाम्पल लिखेंगे, एंड यहीं पे लीगेसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रिफॉर्म्स हिस्ट्री, लीगेसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसी रहा है। नाउ सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो आपकी सोसाइटी है वो कैसी है, आपकी कल्चरल, आपकी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं एंड जो एथिक्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर को। एग्जाम्पल, हायरार्कियल सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी एंड डिफरेंस इन द ऑफिसेस। हायरार्कियल हमारे यहाँ पे सोशल नॉर्म्स है कि हायरार्की में कौन ऊपर है कौन नीचे है, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है हमारे हायरार्कियल सोशल नॉर्म्स, दैट मीन्स वो कास्ट वाला शायद वो बोल रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करता है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी को एंड डिफरेंस को। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, दैट मीन्स क्लास, हमारे यहाँ पे क्लास, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी का कितना इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स व्हाट। देखिए सिंपल सी बात है, जिस कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे ना, हमारे यहाँ पे तो है कास्ट कल्चर है, उसको प्रेफर करना। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ आज के टाइम पे आपको इंडियन ब्यूरोक्रेसी में मिलेगा, पंचायती राज में भी रिफ्लेक्ट करता है सोशलॉजिकल कंसिडरेशंस को। रिलीजन एंड ट्रेडिशन कहते हैं, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी शेप करती हैं पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड को। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड फेस्टिवल्स बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, क्योंकि देखो हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री में हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो मैनेजमेंट भी करती है रिलीजियस इंडोमेंट एंड फेस्टिवल्स का। कुंभ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, लोग कैसे हैं, लोग कितने लिटरेट हैं, अर्बनाइजेशन कैसी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड या स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव की कैपेसिटी को। जैसे कि हाई रूरल पोल्यूशन या क्या बोल रहे हैं पॉपुलेशन, चैलेंजेस PDS एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, क्योंकि गाँव में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज एन कम्पेयर टू अर्बन, है ना, तो उसकी वजह से क्या है, जो PDS जैसे जो हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं वो आपको ज़्यादा वहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट, अब लोग कैसे हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, लोगों का कैसा पार्टिसिपेशन है, सिटीजन एक्सपेक्टेशंस, एक्टिविज्म कितने एक्टिव हैं, NGO का क्या इन्फ्लुएंस है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। एग्जांपल, RT एंड सोशल ऑडिट्स शेप बाय सिटीजन मूवमेंट इन इंडिया, जैसे कि एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो RT आए हैं, सोशल ऑडिट आए हैं, वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि लोगों ने मूवमेंट्स चलाई, प्रोटेस्ट किया कि हमें भी जानने का हक है। तो इस तरीके से हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स का पड़ता है, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पड़ता है, इसकी वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारे यहाँ पे। एग्जांपल याद रखो, है ना, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस का पड़ता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड फेस्टिवल्स को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कर रही है ऑर्गेनाइज। पॉपुलेशन कैसी है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग PDS एंड हेल्थ केयर, वो ज़्यादा गाँव में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा रह रही है और वो ज़्यादा एज इन कंपेरिजन टू इलिटरेट है। सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट, उसकी वजह से मेरे RT एंड सोशल ऑडिट्स आए। हर चीज़ को ना कनेक्ट करना आना चाहिए, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इफ़ यू विल पुट एवरी ना अपने सोशल, इसके साथ एक एग्जाम्पल दे दिया
इसके साथ एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, इसके साथ एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल से ही आपके जो नंबर है वो बढ़ेंगे। चलिए, इंटरप्ले बिटवीन हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब आपस में हिस्ट्री का एंड सोसाइटी का क्या कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स प्लस सोशल डाइवर्सिटी, इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैड टू अडेप्ट टू मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। क्योंकि हमारा कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऐसा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे समाज में भी विभिन्नता है, दैट इज़ आपको पता है इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है वो मल्टीलिंगुअल है। इसका मतलब क्या है कि हम मल्टी लैंग्वेज में काम करते हैं, हम एक लैंग्वेज में काम नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क, पंचायती राज जो है उसको हमने इंटीग्रेट करा हिस्टोरिकल विलेज गवर्नेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के साथ। मतलब ट्रेडिशनल कैसे है, ये हमारा ट्रेडिशनल चलता आया था पंचायती राज, पंचायत, हमने उसको मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू रख दिया, तो दोनों मिलके, है ना। हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स एंड सोशल एस्पिरेशन, सोसाइटी की क्या डिमांड है एंड पीछे समाज में हमने क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसके रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वो बैलेंस करती है कॉलोनियल लीगलीज को भी, लीगसीज को भी, सोशोलॉजिकल इक्विटी नीड्स को भी, सोसाइटी में ज़रूरत थी, ठीक है, इस तरीके से। और हमने हिस्ट्री की रिफॉर्म से भी ये सोचा समझा, एंड लोगों की भी डिमांड है कि हमें क्या रखना है, इक्विटी लेके आनी है, तो इस तरीके से। तो दोनों का मतलब एक दूसरे पे प्रभाव है, हिस्ट्री का सोसाइटी पे पड़ता है एंड सोसाइटी का हिस्ट्री पे पड़ता है, हम ये कह सकते हैं। एंड उनका दोनों का मिलके क्या पड़ता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ता है। इसका अच्छा सा डायग्राम हम बना सकते हैं ना, जैसे हिस्ट्री प्लस सोशोलॉजिकल प्लस एंड दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, करंट, है ना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? देखिए, अगर हम ये जानते हैं कि कौन कौन से सोशोलॉजिकल एंड हमारी हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी आज के टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैक्ट कर चुके हैं, तो उससे क्या होगा, ये हमें एक्सप्लेन कर पाएगा कि क्यों कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेरी करते हैं अक्रॉस द कंट्रीज विद डिफरेंट हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हर एक कंट्री का अलग क्यों है, बिकॉज कि उनकी हिस्ट्री अलग है, उनके वहाँ की सोसाइटी, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके वैल्यूज़ सब अलग है। हेल्प डिज़ाइन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सूटेबल टू लोकल कंडीशंस, कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है। अगर हम वहाँ उस एरिया की पार्टिकुलर हिस्ट्री समझें, उसका सोसाइटी समझें, तो क्या हम वहाँ पे बेटर सूटेबल, है ना, बेटर सूटेबल या कहें तो रेलिवेंट, है ना, रेलिवेंट एनपी से कम करें तो कनेक्ट लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे रिफॉर्म्स वहाँ पे ला सकते हैं। गाइड्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कंसीडरिंग सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, ज़्यादा अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हम कर पाएंगे अगर हम सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को जान पाएंगे तो। एग्जाम्पल, सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी इन इंडिया शेप्ड बाय ब्रिटिश लीगसी बट कास्ट एंड कम्युनिटी कंसिडरेशन इन्फ्लुएंस रिक्रूटमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि सिविल सर्विस न्यूट्रल होकर काम करे, ये हमारी ब्रिटिश लीगसी का काम है। ब्रिटिश लीगसी भी ये कहती थी कि आपको न्यूट्रल होकर काम करना है ना, जो आपको ऑर्डर दिए जा रहे हैं बस आपको उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर देना है, रेदर देन खुद का दिमाग नहीं लगाना। तो उसको हम आज के टाइम से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। इंडियन एग्जाम्पल्स हाईलाइटिंग हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर्स। अब वही एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जैसे कि आपको पता है सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश एरा की लीगसी है, जिसमें हमने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करे हैं ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी एंड सोशल इक्विटी। एग्जाम्पल इसका पूरा हम लिख सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है, एसपी की, डीएसपी की जो पोस्ट है वो इसी तरीके से है। पंचायती राज सिस्टम आपको पता है ट्रेडिशनल विलेज गवर्नेंस का ब्लेंड है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, मतलब एक मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क भी है और साथ में एक ट्रेडिशन भी है हमारा। रिजर्वेशन देना ब्यूरोक्रेसी में ये एक सोशोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इंश्योर करता है कि हर एक जो ग्रुप है, जो स्पेशली जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। लीगल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्टिन्यूशन ऑफ कॉलोनियल लीगल इंस्टीट्यूशंस अडॉप्टेड टू इंडियन सोसाइटी। हम बहुत सारे जो हैं कॉलोनियल लीगल इंस्टीट्यूशंस को आज के टाइम पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको थोड़ा बहुत अडेप्ट करा है इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से, खैर इसका कोई एग्जांपल मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, आई थिंक, है ना। लेट मी जस्ट फाइंड वन एग्जांपल ऑफ इट। कैन यू गिव अ वन सिंपल ईजी एग्जांपल, continuation of colonial legal institutions adapted to Indian society? I think we can take the example of RBI. पहले वो एक फेडरल बैंक था, हमने उसको RBI बना दिया, है ना, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। पहले हमारा जो है लिस्ट का सिस्टम था, है ना, 3 लिस्ट सिस्टम था, तो उसको भी हमने
इनकलकेट करा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो हम कह सकते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी एंड ऑलरेडी जो हम पढ़ के आया है 1935 में के एक्ट में, तो उसको भी हमने इनकलकेट करा लेकिन अपने अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लिख सकते हैं। रिजर्वेशन, पंचायती राज, सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर, है ना, लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कॉलोनियल, इस तरीके से, ठीक है। सो जो ये टॉपिक था, नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट वेरी बोरिंग, बट ठीक ठाक। और कहीं ना कहीं मतलब आपको जो हिस्ट्री है, अपनी हिस्ट्री है, उसको कहीं ना कहीं दिखाना है। और बाकी हिस्ट्री में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम इसको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंक्लूड कर सकते हैं ना। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या था, वहाँ पे भी ऑडिट्स हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे भी ऑडिट्स होते हैं, अभी भी ऑडिट है, कैग है, ठीक है। तो कंपेयर करना हिस्ट्री से, हम कह सकते हैं कि हमारा जो है हमारा जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, वो एक तरीके की है कि वी आर वेलकम टू ऑल द अदर कल्चर, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा कल्चर है वो इसलिए हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। सोशोलॉजिकल फैक्टर्स में और क्या लिख सकते हैं हम जो इफेक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो सोसाइटी कैसी है, ठीक है। तो सोसाइटी कैसी है, तो सोसाइटी लाइक एग्जांपल्स हमने देखा था कि रूरल में बिकॉज बुरा हाल क्यों रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा पिछड़ी हुई है ना, डिसएडवांटेज है, हम ये कह सकते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अर्बन। तो वहाँ पे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये हर जगह नहीं होते, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपको पता है कि कुछ उन जगहों पे बनाए गए हैं, स्टेट्स लाइक राजस्थान, जहाँ पे ये पिछड़े एरिया होते हैं जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं मैं बता देती हूँ पहले। इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं आ रखे हैं, तो दैट मीन्स कि ठीक ठीक करना है फिर भी, है ना। मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। देखिए, स्टडी करना इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अक्रॉस कंट्री। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, या पॉलिटिशियंस हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन दोनों का इंटरेक्शन कैसा होता है, हम इस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे, और वो भी अलग अलग कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से। इससे हमें मदद क्या होगी कि हमें अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आइडियोलॉजीज़ हैं, गवर्नेंस है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कैसी पॉलिटिक्स है उसका कैसा इन्फ्लुएंस आएगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, कैसी आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसका क्या इन्फ्लुएंस आएगा, कैसी गवर्नेंस सेटअप है, क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है, ये हम समझ पाएंगे। ये भी पार्ट है हमारे CPA का ही, जो कि हमें एक लेसन देता है फॉर इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बेटर कर पाएंगे, ठीक है। अब की फैक्टर्स क्या है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स के रिलेशनशिप में। सबसे पहला है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री या फिर अथॉरिटेरियन रिजाइम्स इफेक्ट करती है हमारी ब्यूरोक्रेसी को। हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है या फिर अथॉरिटेरियन है, इससे हमारी ब्यूरोक्रेसी पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल, इंडिया में आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि अलाउ करता है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी, अलाउज एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, जिसके तहत जो हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है एग्जीक्यूटिव की टुवार्ड्स द लेजिस्लेचर, उसको जवाब देना पड़ता है। इन्फ्लुएंसिंग ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस, तो कहीं ना कहीं उससे, और हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेगी एंड क्या बनेगी, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स होती है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे अथॉरिटेरियन होता है, एग्जाम्पल चाइना, तो चाइना में भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़्यादा उसके पास डिस्क्रिशन कम होता है ना, एंड उसकी अकाउंटेबिलिटी तो और ज़्यादा होती, एंड वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आपको कम देखने को मिलता, जो डिस्क्रिशन है जो थोड़ी बहुत वो नहीं मिलती है आपको देखने को। तो उससे भी मतलब एक तरीके से कैसा नेचर है पॉलिटिकल सिस्टम का, तो इससे भी इम्पैक्ट होता है आपके किस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। नाउ डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी, आपकी डेमोक्रेसी की क्या डिग्री है, कितने डेमोक्रेटिक कोई कंट्री है। देखो, डेमोक्रेसीज प्रमोट करती है सिटीजन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जो सिटीजन के लिए काम करे, सिटीजन सेंट्रिक हो, जो एक तरीके से सिटीजन के थ्रू बनी हो, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, एंड टू द पीपल। तो वो ज़्यादा कैसी होगी, जो सिटीजन ओरिएंटेड, जो सिटीजन को एम्पावर करे। वहीं पे जो आपका अथॉरिटेरियन सिस्टम है ना, वो ऐसी होगी जो कंट्रोल करे, जैसे कि चाइना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे कंट्रोल किया गया है, लोगों की नहीं सुनते, वहाँ लोगों को सुनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, यूके एंड इंडिया इनकरेज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी वाइल सम अथॉरिटेरियन रिजाइम्स प्रायोरिटाइज टॉप डाउन कंट्रोल।
वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे टॉप डाउन कंट्रोल है। पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, इसका मतलब वहाँ पे वैल्यूज़ कैसी हैं, नॉर्म्स कैसी हैं, एंड सिटीजन की क्या उम्मीद है, सिटीजन का एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो भी शेप करता है। इंडिया में hierarchical culture and deference to authority influence bureaucratic interactions with politicians। हमारे यहाँ पे जो एक कल्चर है, आप कहीं ना कहीं देखोगे तो पॉलिटिशियंस को गॉड है ना, गॉड के समान रख देते हैं, या फिर पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से एक ब्यूरोक्रेसी को हमेशा वो चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो दबी रहे नीचे, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या आता है, हायरार्किकल कल्चर प्रमोट होता है, राइट। लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज डिफाइन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन या कहें तो लॉ जो है वो डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को भी। लॉ कैसा है ना, लीगल लॉ क्या कह रहा है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर इन द यूएसए वर्सेस पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। हमारे यहाँ पे क्या है, यूएस में क्या है, यहाँ पे सेपरेशन है, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, है ना, उसको किसी को जवाब नहीं देना है, ठीक है, सेपरेशन है, और उसके काम में कोई टांग नहीं अड़ाएगा और वो किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, जिसका पार्ट ब्यूरोक्रेसी भी है, वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। ब्यूरोक्रेसी अपने दूसरे वाले जो पॉलिटिशियन एग्जीक्यूटिव है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो लॉ कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो उससे भी हमारा जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बाउंड्री डिफाइन होती है। कि हमारे यहाँ पे डाइकोटॉमी है, जैसा कि विल्सन कहता था, नहीं है, हमारे यहाँ पे कंप्लीट डाइकोटॉमी नहीं है, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी, जो पार्टी पावर में है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, देखो उसी के अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ लाएगी, उसी के अकॉर्डिंग वो बदलाव लेके आएगी, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, और उससे भी कहीं ना कहीं आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी का इम्पैक्ट आएगा। एग्जाम्पल अभी रीजन लेते हैं, जीएसटी 2.0। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या फिर कहें तो रेगुलेशन, जैसे कि 1991 में आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि उस टाइम की जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट आइडियोलॉजी अभी भी आप देखोगे आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा कैपिटलिज्म को फेवर करने वाली है ना, कैपिटलिज्म में प्रो हो चुकी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इससे एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो बदलेगा। पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या था, सब कुछ डायरेक्टली प्रोवाइड कराना, अब क्या है, दैट इज़ मोर इन अ रेगुलेटरी, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज़ पे इन्फ्लुएंस आएगा, रिफॉर्म्स पे इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है। तो कैसी आइडियोलॉजी, इस चीज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो नेचर कैसा है, ठीक है, डिग्री कितनी डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, नॉर्म्स वैल्यूज़, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लॉज क्या कहते हैं, एंड आइडियोलॉजी क्या है रूलिंग पार्टी की। इन 5 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, कैसे रिलेशनशिप होगा। नाउ अब एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स देख लेते हैं कुछ कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली। देखिए यूएसए में क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, आपको पता है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच, मतलब तीनों का अलग अलग काम बांटा हुआ है और उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी का मेन काम वहाँ पे क्या होता है, करियर सिविल सर्विसेज वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बट पॉलिटिकल अपॉइंटीज कंट्रोल की पॉलिसी एरियाज, तो वो अपना काम करते रहते हैं। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक अपना उनका करियर होता है एक सिविल सर्विसेज में, और उनका कोई पॉलिटिकल वो नहीं होता है, मतलब ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है वहाँ पे। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कंट्रोल की पॉलिसी एरिया, लेकिन सिर्फ की पॉलिसी एरियाज को वो कंट्रोल करते हैं, बाकी ब्यूरोक्रेसी खुद देखती है। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, सिविल सर्विसेज को गवर्न कौन करता है, वहाँ पे एक सिविल सर्विसेज का एक्ट है, तो वहाँ पे भी मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड लेजिस्लेटिव प्रायोरिटीज गाइड कर रही हैं वो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रही, इस चीज़ का ध्यान रखना। वहीं पे यूनाइटेड किंगडम आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे फ्यूजन है पावर का, मतलब एग्जीक्यूटिव ड्रॉन हुआ है फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जस्ट लाइक सिमिलर टू द इंडिया। मिनिस्टर्स सुपरवाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है। परमानेंट सिविल सर्विसेज है जो कि न्यूट्रल है, प्रोफेशनल है, पॉलिटिकली इम्पार्शियल है, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन ये है कि इनका एम्फेसिस होता है रूल ऑफ लॉ पे। आपको पता ना एसी का कंसेप्ट है कि लॉ सबसे ऊपर है, आपका मेन काम क्या है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट करना उस लॉ को एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, तो सिविल सर्वेंट जो है जनरली इंप्लीमेंट करते हैं जो भी पॉलिटिकल डायरेक्शंस उनको दी जाती हैं, डायरेक्टिव्स। फ्रांस में आपको पता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है विद प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रोल एक्साइज थ्रू मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन, मिनिस्ट्री होती है वहाँ की, वहाँ डायरेक्शन देती है। उनका मेन एम्फेसिस होता है लीगलिटी पे एंड हायरार्की पे, जिसको इन्फ्लुएंस करा है नेपोलियनिक मॉडल, तो ये काफ़ी हायरार्की एंड लीगलिटी को फॉलो करते हैं। इंडिया में आपको पता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर है एंड ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, अंडर में रह के सपोर्ट किया जाता है हर तरीके से। यहाँ पे भी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को
और जो है प्रेफरेंस दी जाती है। सिविल सर्वेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ इम्पार्शली, बट कहीं ना कहीं एडवाइस भी करते हैं मिनिस्टर्स को। इम्पार्शली मीन्स अगर कोई पॉलिसी एग्जाम्पल मनरेगा उसको कोई और गवर्नमेंट लेके आई है, एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं अभी मोदी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जैसे कि आवास योजना करके, वो कोई और लेके आया, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी क्या कहेगी मैं तो उसको करूँगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी अच्छे से, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स मिनिस्ट्रियल डिस्क्रिशन इफेक्ट्स करते हैं ट्रांसफ़र। जो मिनिस्टीरियल डिस्क्रिशन है, दैट मीन जो मिनिस्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र कराते हैं, वही प्रमोशन कराते हैं, वही प्रायोरिटीज़ भी सेट करते हैं काम के लिए। तो हमारे यहाँ पे तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता ही है। एग्जाम्पल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इन इम्प्लीमेंटिंग द फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक मनरेगा, PMY, स्वच्छ भारत मिशन। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरफेस, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्शंस दिए जा रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कोई खास मोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बट अगर मैं मोटा मोटा डिफरेंस बताऊँ तो जस्ट वेट अ मिनट। तो अगर हम मोटा मोटा डिफरेंस देखें तो यही है, आपको पता चलेगा जो इंडिया है, इंडिया में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है। इसलिए क्या गया है क्योंकि हम डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, मतलब एक तरीके से जो MP MLAs हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो दैट इज़ वाई हर चीज़ को ओवरसाइट करते हैं, चेक ऑन करते हैं। लेकिन वहीं जो US है, UK है एंड फ्रांस जैसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा सेपरेट है इन कंपैरिजन टू इंडिया, एंड ज़्यादा प्रोफेशनल भी है, ठीक है। टॉप ऑफिशियल्स डोंट चेंज मच विथ पॉलिटिकल पावर, ठीक है, इस तरीके से है। मतलब इंडिया में क्या है कि पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा, लेकिन UK, फ्रांस एंड US में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क मोर इंडिपेंडेंटली दैन पॉलिटिक्स। मेजर डिफरेंस आपको ये समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि कौन सी सेमी प्रेसिडेंशियल है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ के आए हैं, पॉलिटी में। अब कुछ कंपैरेटिव इंसाइट्स और देख लेते हैं। देखिए जो डिग्री ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल है वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब डिग्री, कितना पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन को, वर्सेस कितनी इच्छाएं, कितनी फ्रीडम दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अकॉर्डिंग काम करने की, वो वेरी करती हैं। US में ऑटोनॉमी इन ब्यूरोक्रेसी बट पॉलिसी गाइडेड बाय पॉलिटिकल अपॉइंटीज़। जो पॉलिसी है वो बनाएगा कौन, हमारा पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ बनाएगा, और उसको ब्यूरोक्रेसी को लेकिन ऑटोनॉमी दी गई इम्प्लीमेंटेशन में। UK में न्यूट्रल सिविल सर्विस इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट्री डायरेक्टिव्स। यहाँ पे भी उनका मेन है कि न्यूट्रल रहना है और अपना जो डायरेक्शंस दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी है वो न्यूट्रल है, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स में भी, कहीं ना कहीं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी, क्योंकि हमने उनके हाथ में दे दिया ट्रांसफ़र, हमने उनके हाथ में दे दिया पोस्टिंग, हमने उनके हाथ में दे दी ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उससे जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में भी एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो ट्रांसफ़र या फिर कहें तो पोस्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ गाइड करेंगे, वो भी पॉलिसी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शंस दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, आपके प्रमोशंस, इन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कम है। समझ में आया क्यों है, एग्जाम्पल के थ्रू। एफिशिएंसी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। देखिए जो सेंट्रलाइजेशन है उससे एफिशिएंसी तो बढ़ती है। एग्जाम्पल आप चाइना के लिख सकते हैं, है ना, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, और एफिशिएंसी अच्छी खासी आप देख ही सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत होती है, चेक एंड बैलेंसेस फॉर अकाउंटेबिलिटी, और वहीं पे डेमोक्रेसी की ज़रूरत है अगर आप किसी को पावर देते हो तो, ठीक है, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क भी शेप करता है, आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर और मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंस ब्यूरोक्रेटिक रूल। अगर कहीं पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है ना, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, तो वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिक्स पे वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर सेपरेशन नहीं है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, हायरार्की, सोशल डाइवर्सिटी एंड सिटीजन एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स रिलेशंस। जो आपकी हायरार्की है, जो आपकी सोशल डाइवर्सिटी है, सोसाइटी में जो विभिन्नता है, आपकी जो सिटीजन एक्सपेक्टेशन है, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिक्स के रिलेशंस के साथ, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है ना, सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट। लॉ कैसा है, आपको एफिशिएंसी से ज़्यादा प्यार है, अकाउंटेबिलिटी से ज़्यादा प्यार है? एफिशिएंसी से ज़्यादा प्यार है तो आप सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाओगे। कुछ चीज़ों में सेंट्रलाइजेशन होती भी है, एग्जांपल DRDO है, ठीक है, वहीं पे कहीं कहीं पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, थोड़ी सी उसको फ्रीडम देके, ठीक है। और ये तो समझ में आ गया हुआ कंट्री के अकॉर्डिंग कि पॉलिटिकल कंट्रोल हमारी इंडिया में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ उनके हाथ में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सस्पेंशन एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कम है, ठीक है। हमारे यहाँ पे न्यूट्रल है बट इन्फ्लुएंस आता है।
नाउ अब इस सब का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के। देखिए, इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड सिटीजन सेंट्रिक बनाएं। किस तरीके से हम और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाएं, ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक बनाएं। इंसाइट्स इनटू सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस। तो एक हमें इंसाइट देता है कि कैसे सिविल सर्विसेज को न्यूट्रल रहना इंपॉर्टेंट है, कैसे वो न्यूट्रल रह सकती हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी लेकिन फिक्स करना ज़रूरी है। अगर फिक्स नहीं करेंगे ना, अगर वो पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल नहीं होगा तो उससे भी तो प्रॉब्लम है। एंड ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस, और कैसे उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। लेसन्स फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, हमें लेसन्स मिलते हैं कि भैया कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, क्या रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस को, क्योंकि इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होना सही नहीं है। देश कैसे चलेगा जब सारी ऑर्गन, सारी बॉडीज़ अच्छे से काम करेंगी, रहते रहते वो आपस में ही लड़ने लगे। बहुत बार होता है ये चीज़ें में। एग्जाम्पल, हम क्या लर्न कर सकते हैं यूके की सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी से, कि वाइल बैलेंसिंग द पॉलिटिकल ओवरसाइट इन इंडियाज़ डाइवर्स सोशल, मतलब हम एक तरीके से हम न्यूट्रलिटी को लर्न कर सकते हैं कि जैसे यूके में सिविल सर्वेंट एकदम न्यूट्रल है, वाइल बैलेंसिंग द पॉलिटिकल ओवरसाइट इन इंडियाज़ डाइवर्स सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स। लेकिन देखो, वो न्यूट्रल है क्योंकि उनकी पोस्टिंग, उनका ट्रांसफ़र उनके हाथ में नहीं होता है। लेकिन हमें इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। पॉलिटिकल ओवरसाइट हमारे यहाँ पे तो ओवरसाइट भी है, क्यों है आपको ये भी बता दें, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तो नज़र रहना ज़रूरी है, तो वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेट अ मिनट, ओके। सो आज के टाइम पे देखते हैं हमारा क्या स्टेटस है हमारे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो क्या स्टेटस है, ठीक है, ओके। तो अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, कंपैरिजन करना डिफरेंट कंट्रीज़ की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो सीपीए में क्या हम स्टडी करते हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अक्रॉस द कंट्रीज़, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और क्या लेसन्स हम सीख सकते हैं दूसरे कंट्री से एंड अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। करंट जो स्टेटस है वो रिफ्लेक्ट करता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्टडीज़, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स को। आज के टाइम पे हम सीपीए तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी खुद की ट्रेडिशनल स्टडीज़ को भी। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आया भी, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक लॉन्च करी थी, जहाँ पे हम आयुष, है ना, आयुष करके, जहाँ पे हम जो ये आयुर्वेदा, यूनानी, इस तरीके से करके है, योगा, यूनानी, इस तरीके से उसको साथ में जो मेडिकल, जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज है उनको इंटीग्रेट करके हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हमने आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं या डिफरेंट वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस हैं उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडिशनल स्टडीज़ में। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट देखने को मिलता है। आज के टाइम पे आपको पता है कि हम ज़्यादा प्राइवेट, है ना, प्राइवेट की तरफ झुकाव हमारा देखने को मिलता है। एंड ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड है, बहुत चीज़ें जो है अब थोड़ी सी बाउंड्री से बाहर जा चुकी हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन की भी। फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी एंड क्रॉस कंट्री लर्निंग रेदर देन प्योरली थ्योरेटिकल मॉडल। लेकिन ये नहीं कहता है, आज के टाइम पे सीपीए ये नहीं कहता है कि आपको क्या करना है कि आपने कुछ देखा कि इस कंट्री में फलाना फलाना इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, हम उसको एग्जैक्टली ला के चिप दें। नो नो नो, दिस नीड, हमें रियल वर्ल्ड की एप्लीकेबिलिटी को देखना है कि रियल में हम कितनी अच्छे से हमारे यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्रॉस कंट्री लर्निंग रेदर देन प्योरली थ्योरेटिकल मॉडल, और सिर्फ थ्योरी नहीं समझ रहे हैं, हम क्रॉस बॉर्डर लर्न कर रहे हैं उस चीज़ को। समझ में आई ये चीज़, ओके। तो ये समझ में आया कि हम थ्योरी पे नहीं है और साथ में हम अपनी ट्रेडिशनल ना लोकलाइजेशन कर रहे हैं, लोकलाइजेशन ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, ये हम कह सकते हैं ना, कि अपनी लोकल ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उसको ढाल रहे हैं। नाउ इवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट देख लेते हैं जो इफेक्ट करता है हमारे करंट स्टेटस को। देखिए, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा में जो पहले फोकस था वो था इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन पे, कि कैसा इंस्टीट्यूशन है, कैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कंपेयर करते थे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को। लेकिन उसके बाद 1960 1970s पे हमारा फोकस गया बिहेवियरल अप्रोचेस पे, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट पे एंड ह्यूमन रिलेशंस पे, है ना। हम किस तरीके से जो ह्यूमन वाला एंगल है यहाँ पे आया, और अब हम स्ट्रक्चर्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब हम लोगों के माइंडसेट, लोगों का बिहेवियर, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगे। उसके बाद हमारा शिफ्ट आता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम कहते हैं कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जो डेवलपमेंट करे, दैट मीन्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थर्ड वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, बाकी और भी जो हमारे थर्ड वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी इस टाइम पे आते हैं। थर्ड वर्ल्ड हम कहते हैं बेसिकली हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, है ना, उनको। एक मिनट देख लेती हूँ थर्ड वर्ल्ड कहते किसको, है ना।
व्हाट इज़ थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि क्लैरिटी आनी भी ज़रूरी है अपने आप में, है ना। अगर कोई वर्ड ना पता हो ना तो उसको ना लिख के चलना ही बेटर है। थर्ड वर्ल्ड इज़ ए ओल्ड टर्म यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड था जो रिच है, डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए। सेकेंड वर्ल्ड जो कि कम्युनिस्ट कंट्री था। एंड थर्ड वर्ल्ड जो पूरे है कहते हो डेवलपिंग कंट्रीज़, है ना, मैंने बताया था डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ रहे थे, है ना, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली यूज़ होता था ये टर्म। पोस्ट 2000 में इम्फेसिस चला गया गुड गवर्नेंस पे, ट्रांसपेरेंसी पे, ई गवर्नेंस पे एंड पब्लिक सेक्टर में किस तरीके से रिफॉर्म्स करें इस चीज़ पे, ठीक है। तो समझ में आए। तो पहले कंपैरिजन किस चीज़ में हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद हमारा मेन फोकस चला गया बिहेवियरल अप्रोच पे, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट एंड ह्यूमन रिलेशंस पे। उसके बाद हमारा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस पे। एंड देन एम्फेसिस चला गया गुड गवर्नेंस पे, ट्रांसपेरेंसी पे, ई गवर्नेंस पे एंड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स पे। दैट इज इट, ठीक है। नाउ करंट फीचर्स और स्टेटस ऑफ सीपीए। आज के टाइम पे क्या हमारा स्टेटस है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, हम फोकस करते हैं क्रॉस कंट्री लेसन्स पे एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस पे, है ना। क्रॉस कंट्री लेसन्स कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के से क्या सीख सकते हैं एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं आज के टाइम पे गवर्नेंस में, मतलब ग्लोबल नज़रिया ले लेना किसी चीज़ के बारे में। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब अब हम इंटीग्रेट करके चलते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की स्टडीज़ को। मतलब क्या है कि हम आइसोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे हर चीज़ का इम्पैक्ट है। हमने देखा पॉलिटिक्स का भी है, सोसाइटी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, मैनेजमेंट का भी है। तो हमें हर चीज़ को इंटीग्रेट करके उस चीज़ को समझना है, पढ़ना है, कंपेयर करना है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी है। एम्फेसिस ऑन गवर्नेंस, स्टडीज इंक्लूड गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एंटी करप्शन मेजर। तो हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं होता कि स्ट्रक्चर कौन सा बेस्ट है, किस चीज़ पे है कि गुड गवर्नेंस कहाँ पे है। अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से ज़्यादा बेहतरीन की जाए, किस तरीके से सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, कहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक है वो सबसे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पे है, क्योंकि आपको पता है आजकल तो टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं हर चीज़, तो हम टेक्नोलॉजीज़ को समझते हैं। हम डिफरेंट, जैसे कि किस देश की, कौन सा देश जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को देखते हैं। ई गवर्नेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स, ये पार्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंपैरिजंस का, कि कौन सा देश एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे ई गवर्नेंस, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कौन कौन सी सुविधाएँ दी जा रही हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या हम दे सकते हैं उन्हीं चीज़ों को, तो ये समझना। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, अब हमारा जो फोकस है वो डेवलपमेंट पे है, लोगों की भलाई में है, कि हम किस तरीके से, क्या हम ऐसा मेथड अपनाएं जो बाकी किसी कंट्री ने करा और वहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल अभी चाइना की बहुत मैं कह सकती हूँ, बिकॉज करंट से एग्जांपल्स वही आ रहे हैं। एंड एग्जांपल ये आता है कि आपको पता है जो बीजिंग है, बीजिंग मॉडल ऑफ बीजिंग मॉडल्स हम कहते हैं, हमें वो अपनाना चाहिए सो दैट हम दिल्ली के जो पोल्यूशन है उसको कर्टेल कर पाएँ। अब बीजिंग मॉडल क्या था कि इन्होंने क्या करा, अपने जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दिया पूरी तरीके से कम्प्लीटली, एंड जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं उनको कम्प्लीटली क्या कर दिया, बैन कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये मॉडल क्या हम अपना सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट एंड वेलफेयर पे फोकस है। अब हम डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वाली चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ों को, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी कैसे हटाई जाए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज़ अ करंट फीचर्स, किस चीज़ पे है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, सबका नज़रिया लो, लेसन सीखो, इंटरडिसिप्लिनरी, साइलोज में मत पढ़ो उसको, सारी सब्जेक्ट के साथ, सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सबके साथ मिल के पढ़ो। गवर्नेंस पे फोकस करो, सिटीजन कैसे पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक, मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हम ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी, किन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें, है ना, जिससे कि हम इसका हम कंपैरिजन करते हैं। या फिर डेवलपमेंट, किसी कंट्री ने डेवलपमेंट करी कैसे, कोई कंट्री अगर वेलफेयर कर रही है अपनी सिटीजन्स को तो किस तरीके से कर रही है, तो इस पर हमारा आज के टाइम पे मेन फोकस होता है। इन पाँचों को रट लेना एज इट इज़। तो ट्रेंड्स क्या है कि अब हम शिफ्ट हो गए फ्रॉम स्ट्रक्चर टू फंक्शनल एनालिसिस पे। पहले हम स्ट्रक्चर का करते थे, आज के टाइम पे हम काम का कर रहे हैं। हमारा फोकस होता है परफॉर्मेंस पे, एफिशिएंसी पे, आउटकम्स पे, एंड नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स पे, है ना।
कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एनालाइज करते हैं अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर है ना, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका कल्चर क्या थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनकी इकॉनमी कैसी थी, और हम अपने को कंपेयर करते हैं। पॉलिसी ट्रांसफर एंड लर्निंग, देखिए कहीं ना कहीं देखिए जैसे चाइना है, चाइना का आई नो करंट एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, चाइना का जो रिलीजन है ना वो एक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है, एक रिलीजन है ना, उससे क्या हो रहा है, जो जैसे कम्युनलिज्म जैसी भावनाएं है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम है, जैसे सेपरेशन है, नेक्सलिज्म है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पा रही हैं, है ना। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अलग तरीके से काम कर रहा है, वो ज़्यादा फोकस कर पा रहा होगा डेवलपमेंट वाली चीज़ों पे एज इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, वी हैव डिफरेंट सोसाइटल प्रॉब्लम, वी हैव डिफरेंट कल्चरल प्रॉब्लम, वी हैव डिफरेंट हिस्टोरिकल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। वहाँ की लैंग्वेज एक है, चाइना है वन लैंग्वेज चाइनीज़, वी डू नॉट हैव वन सिंगल लैंग्वेज, राइट। पॉलिसी ट्रांसफर एंड लर्निंग, कंट्रीज लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एल्सवेयर, हम दूसरी कंट्रीज़ के जो भी सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वहाँ से हम चीज़ों को सीखें। एग्जाम्पल जीएसटी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, जीएसटी हम लिख सकते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स हम कहाँ से लाए, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज़्यादा क्या करते हैं, ईजी कर दिया। कहाँ से लेके आए, हमारे ऑस्ट्रेलिया से लेके आए। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की हम स्टडी करते हैं, आज के टाइम पे अटेंशन जो है वो सिटीजन के ऊपर चला गया, दैट इज़ वाई सिटीजन चार्टर, आरटीआई, सोशल ऑडिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी चीज़ें हमने ली हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। साथ में देखो ऐसा होता है कि आपके आस पड़ोस के देश क्या कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आता है, आप भी वो चीज़ें करते हो, है ना। सो दिस इज़ लाइक दैट, उसका भी आपके एंड उसकी वजह से भी आप रिफॉर्म लेके आते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है, स्ट्रक्चर से फंक्शन पे चले गए, अब कंटेक्स्ट, अपने कंटेक्स्ट को समझते हैं, क्या ये हमारे लिए सूटेबल है, उस कंट्री के कंटेक्स्ट को समझते हैं, पॉलिसी को ट्रांसफ़र करें, सीख रहे हैं उसे, पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा ध्यान है, एंड ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी है हमारे करंट सीपीए के मॉडल में, ओवर रिलायंस है, हम वेस्टर्न मॉडल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, मे नॉट फुली सूट डेवलपिंग कंट्रीज सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़, लेकिन वहीं पे हमारी जो सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़ है वो अलग है, हम उस तरीके से नहीं कर सकते। कंटेक्चुअल लिमिटेशंस हैं, लेसन्स फ्रॉम वन कंट्री मे नॉट बी एप्लीकेबल डायरेक्टली टू अनदर, एक कंट्री से हमने सीखा, चलो हमने सोसाइटी कल्चर सब सीख लिया, हो सकता है कि हमारी जैसे हमारी कंट्री है ऐसे ही जो दूसरी कंट्री थी उसकी काफ़ी हद तक सोसाइटी कल्चर वगैरह सेम था, फिर भी अगर हम माने तो कंटेक्चुअल लिमिटेशन है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड मल्टी लेवल जो गवर्नेंस है वो डायरेक्ट कंपैरिजन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है चीज़ों को, इंप्लीमेंटेशन में गैप रह जाता है, अगर पॉलिसीज अच्छी आ भी गई है ना थ्रू द सीपीए, हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल अफेयर सोशल रेजिस्टेंस मिले, सोसाइटी में रेजिस्टेंस मिले। एग्जाम्पल देते हैं इसका, अग्निवीर, ठीक है। अग्निवीर जब आया था तो आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने आए एंड देन दे जस्ट कम ऑन द रोड, दे बर्न द ग्लासेस, दे बर्न एवरीथिंग आउट, क्यों, बिकॉज ऑफ द अग्निवीर, ठीक है। तो सोसाइटी से रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहीं पे जो पॉलिसीज़ है ना, ये कंट्रीज़ लाइक टर्की वगैरह होती हैं, इसराइल में आपको ऐसे एक होता है यू हैव टू, है ना, कि 2 से 3 साल को सर्व करना पड़ता है अपनी उसमें। सो वही चीज़ हमने अगर लाने की कोशिश करी अग्निवीर के थ्रू, तो उसमें सोसाइटी का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इंडियन एग्जाम्पल, ई गवर्नेंस लेसन्स फ्रॉम एस्टोनिया अडेप्टेड इन इंडिया फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, हमने ई गवर्नेंस के लेसन्स लिए एस्टोनिया से, एस्टोनिया कंट्री है, फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, बट लोकल चैलेंजेस जैसे कि डिजिटल लिटरेसी का परसिस्ट होना, हमारे यहाँ पे वहीं पे डिजिटल गैप है, चीज़ें नहीं समझ में आती लोगों को, स्मार्टफोन नहीं बहुत तो क्या आप में, तो जो ये गैप है उसकी वजह से ई गवर्नेंस उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना एस्टोनिया में हो पाया, तो वो एक रह जाता है, प्रॉब्लम तो है। तो ओवर रिलाई भी नहीं कर सकते आप वेस्टर्न पे, कंटेक्चुअल लिमिटेशन है, कोई श्योरिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में आज के टाइम पे ना, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन में गैप रहता है बिकॉज ऑफ दी रेजिस्टेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। फिर भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो है ही, देखिए अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस क्या, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ग्लोबल कंटेक्स्ट से कंपेयर करें तो। प्रमोट एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी हम लेके आए हैं, है ना। सिटीजन पार्टिसिपेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एग्जाम्पल अब देखें तो हम नीति आयोग आज के टाइम पे एक ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालती है अपना खुद का, नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स करके, और स्टेट को कंपैरिजन करती है, रैंकिंग वगैरह करती है, तो वो एक प्रैक्टिस है जो हमने अडॉप्ट करी है मल्टी नेशनल बॉडी से, जो कहीं ना कहीं में हेल्प कर रही है कि हम ज़्यादा अच्छी डिलीवरी करें, ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, है ना। असिस्ट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विद कंपैरेटिव इंसाइट, साथ में हमारी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी बेटर होंगी, हमारे जो रिफॉर्म्स से अच्छे आएंगे।
इनकरेज एविडेंस बेस्ड एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में हम देखो हमने कुछ चीज़ें एनालाइज करी कि ये जो पॉलिसी है ना ये अच्छा वर्क करे, दैट मीन्स हमने उसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उस एविडेंस के बेसिस पे, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उस प्रैक्टिसेस को लाने की बात करें। एग्जाम्पल सोशल ऑडिट प्रैक्टिसेस इन राजस्थान आंध्र प्रदेश इन्फ्लुएंस बाय पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल स्टडीड इन द CPSE की। राजस्थान में जो मॉडल सक्सेसफुल हुआ हमने फिर दूसरी जगह लाने की कोशिश करी। अब एग्जाम्पल था ना कुछ ई खाता करके, हमने शायद पढ़ा भी था, ई खाता हमारे करंट अफेयर्स में था। ई खाता कहीं का शायद MP का वो प्रोग्राम था जिसको अब हम पैन इंडिया लाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे सक्सेसफुल रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कि हमने एविडेंस देखा कि हाँ वो सक्सेसफुल हो रहा है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। इंडियन कंटेक्स्ट देख लेते हैं। इन करंट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज इज अ केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री। हमारे यहाँ पे पता है कि डेवलपिंग कंट्री इंडिया, अडेप्टिंग डेमोक्रेटिक लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, अडेप्ट कर रहे हैं हम, बदलाव कर रहे हैं, है ना, रेगुलर बदलाव हो रहे हैं। फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज, हमारा फोकस होता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करें, सिटीजन को पार्टिसिपेट करें, ठीक है, इन पब्लिक सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाएं। लेसन्स ड्रॉन फ्रॉम CPA अप्लाई टू पॉलिसी मेकिंग, जो लेसन्स हम यहाँ से सीखते हैं उसको हम पॉलिसी मेकिंग में, रूरल डेवलपमेंट में, वेलफेयर स्कीम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट वो इंस्पायर्ड है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस से। मनरेगा है सोशल ऑडिट मैकेनिज्म, वो रिफ्लेक्ट करता है CPA लेसन्स इन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ठीक है। और भी इसका एग्जाम्पल अगर कोई मिलता है ना कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो करंट अफेयर्स से उठाने की देखिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर इज़ इनफ है यार, 3 इसमें हमने पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। अच्छा शायद मैंने बताया नहीं था, हाँ, करंट स्टेटस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। तो इसका मतलब है ये जो टॉपिक था अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो प्लीज़ काइंडली इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये जो चैप्टर है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक उससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ना इसको, और ज़्यादा क्या हो जाता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। करंट स्टेटस बाकी और थोड़ा सा वेट करो, जो ना मैं और थोड़ी सी नोट्स लेके आती हूँ। तो जैसे हम जापान से सीखते हैं, जापान की जो मेट्रो थी है ना, बुलेट ट्रेन है, हम उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि हम सीख रहे हैं चीज़ों को, है ना, ओके। सिटीजन चार्टर हमारा UK में था, उसको हमने अडॉप्ट करा। ई गवर्नेंस का मॉडल सिंगापुर में था, वो हमने अडॉप्ट किया, ठीक है, इस तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट करी हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल्स थे ये, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से। RTI हम USA से लेके आए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने सीखी हैं। GST काउंसिल मैंने बता दिया, ठीक है, नीति आयोग का मैंने बता दिया, और हमने लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बनाए हैं, द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नीति आयोग ने, उसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए जितने एग्जांपल्स पुट करेंगे उतना ज़्यादा इजी है होगा हमारे लिए भी, एंड इन चीज़ों के लिए भी, है ना। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि थोड़ा सा करंट स्टेटस देखते हैं, वेट, थोड़ा सा इन शॉर्ट कंपैरिजन भी देख लेते हैं हमारे ओल्ड में या न्यू में, ठीक है, फिर लिख और लूँगी मैं ओल्ड कैसा था एंड न्यू कैसा है, ठीक है। चलो, ओल्ड का फोकस था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स पे, है ना, जैसे कि हमने बात करी। नया का फोकस किस चीज़ पे है, परफॉर्मेंस पे, या कहे तो फंक्शन पे, है ना। पहले की जो अप्रोच थी वो ज़्यादा कैसी थी, वेस्टर्न सेंट्रिक, कि भैया बस वेस्ट को ही पढ़ते रहो और काम चल जाएगा। आज के टाइम पे हम ग्लोबल एंड प्रैक्टिकल हैं, है ना। आज के टाइम पे हम सिर्फ वेस्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ को भी पढ़ रहे हैं। पहले हम जो मेथड यूज़ करते थे वो कैसा होता था, डिस्क्रिप्टिव एंड थ्योरेटिकल।
थ्योरी में पढ़ते थे, थ्योरी में कंपैरिजन करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम ज़्यादा साइंटिफिक हैं। साइंटिफिक कैसे? बिकॉज हम डेटा को यूज़ करते हैं, हम सर्वे को यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, पायलट प्रोजेक्ट। पहले हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि वो सूटेबल है कि नहीं है। तो हम थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, राइट। पहले सिर्फ हम अंडरस्टैंड कर पाते थे रेफरेंसेस को, अब हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि किस तरीके से, हाउ टू मेक इट, है ना, लोकल, उसको लोकल कैसे बनाया जाए। पहले जो स्कोप था वो ज़्यादा कैसा था? नैरो स्कोप था, नैरो स्कोप। अब कैसा है? ब्रॉड है। ये डिफरेंसेस थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, सो मैंने लिख दिया। एंड ज़्यादा अच्छे से आई थिंक ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आई थिंक करंट में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, करंट में हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, है ना, ज़्यादा क्रॉस कंट्री लेसन्स ले रहे हैं, ना कि जस्ट वेस्ट सेंट्रिक। इंटर डिसिप्लिनरी है, पहले नैरो होकर काम कर रहे थे, अब हम सारे डिसिप्लिन्स को, सारे कंटेक्स को देख लें। पहले फोकस था कि भाई मतलब क्या था, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव पे। आज के टाइम पे भाई हम थोड़ा गुड गवर्नेंस, सिटीजन की पार्टिसिपेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो गया ना, पहले टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसमें भी कि पहले देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी, पहले टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन क्या करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी, एग्जांपल क्या है, ई गवर्नेंस फ्रॉम द सिंगापुर, ठीक है। ठीक है, तो चैलेंजेस यही थे कि वेस्टर्न मॉडल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, कंटेक्चुअल लिमिटेशन है भैया, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंपैरिजन अपने आप में बहुत टफ है। एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी गैप रह जाते हैं, कंपेयर कर भी लो तो। बस यही है, दैट इज़ इट, ठीक है, दैट इज़ इट। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर ही देंगे हम 1 घंटे के अंदर अंदर। बाकी आई विल जस्ट से कि रिवाइज मोर एंड मोर, रिवाइज मोर एंड मोर, और इन चीज़ों को ना थोड़ा सा है ना, अभी देखिए, अभी नवंबर दिसंबर तक हम इस पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी क्या करेंगे, मैगजीन्स करेंगे। एंड उस मैगजीन्स में से हमें क्या करना है, पर टॉपिक बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स उठाने हैं। एग्जाम्पल्स उठाना अपने आप में एक बेटर एंड एक अच्छा तरीका है, ठीक है। उससे हम अपने पेपर को ज़्यादा इनरिच कर पाएंगे, मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को हमने समझ लिया है, कुछ जो कीवर्ड आए उनको प्लीज़ रट लेना थोड़ा सा, ठीक है। एंड यही है मोटा, मैं बार बार ये कहूँगी कि बी कंसिस्टेंट एंड रिवाइज अलॉट ऑफ टाइम, रेदर देन गोइंग टू डिफरेंट रिसोर्सेज, जस्ट स्टिक टू वन रिसोर्स एंड उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है एटलीस्ट, ठीक है। वॉच दिस वीडियो, राइट डाउन द मतलब जो कीवर्ड्स है, रिकॉल वगैरह करो थोड़ा सा, एंड दैट इज इट, तो गुड टू।